हेलो और वेलकम। आज हम फोकस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सरप्राइजिंग डिक्लाइन पर 1857 से पहले दिल्ली की वो वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ थी उस पर, और फिर उस ग्रेट अपराइजिंग पर जिसने इंडिया का कोर्स हमेशा के लिए बदल दिया। ये इन्फॉर्मेशन एक काफ़ी डिटेल डिस्कशन से निकाली गई है। हाँ बिल्कुल। हमारा मिशन है इस पूरे ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करना, कैसे एक इतनी पावरफुल कॉर्पोरेशन की पकड़ टूटी और एक फुल ब्लोन रिबेलियन, एक विद्रोह शुरू हुआ। विल डाइव डीप इनटू दिल्ली का कल्चरल मिल्यू और वो फैक्टर्स जो 1857 तक लीड करते गए। हिंदी और इंग्लिश का मिक्स यूज करेंगे, की डिटेल्स पर फोकस करते हुए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। शुरू करते हैं उस पॉइंट से जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ईआईसी अपनी पावर के कह सकते हैं पीक पर थी, अराउंड 1799। लेकिन चैलेंजेस भी आ रहे थे, खासकर वॉरेन हेस्टिंग्स के इम्पीचमेंट के बाद। ब्रिटेन में मतलब हवा बदल रही थी। बिल्कुल। ईआईसी की जो वो अनचैलेंज्ड ट्रेड मोनोपोली थी ना, वो कमजोर पड़ने लगी थी। कॉम्पिटिटर्स लॉबी कर रहे थे एंट्री के लिए। ईआईसी की पावर को समझने के लिए आज की जो मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे अमेजॉन या फेसबुक, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी एंटिटीज जिनका इन्फ्लुएंस कई देशों से भी ज्यादा है। राइट। ईआईसी वॉज दैट पावरफुल। वो सिर्फ इंडियन रूलर्स को ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश स्टेट को भी चैलेंज कर रही थी। इनफैक्ट दुनिया में कॉर्पोरेट करप्शन का पहला रिकॉर्डेड केस ईआईसी से ही जुड़ा है, 1690 में, जब उन्होंने एमपीज को ब्राइब किया था अपनी मोनोपोली राइट्स बचाने के लिए। वाओ, 1690 में। हाँ, ये एक तरह से कॉर्पोरेट लॉबिंग की आप कह सकते हैं शुरुआत थी। और ये पावर स्ट्रगल ईआईसी और ब्रिटिश स्टेट के बीच चलता रहा। एक किस्सा है कर्नाटक के नवाब का। जब नवाब ने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, ईआईसी ने बेसिकली धमकी दी, ठीक है, हम अपना बिजनेस कहीं और ले जाएंगे, मे बी ओडिशा या बंगाल। टैक्स रेगुलेशंस पर। एग्जैक्टली। History repeats itself in a way. हाँ, और ईआईसी ने पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करने के बड़े एडवांस तरीके निकाल लिए थे। डायरेक्ट ब्राइबरी से लेकर लॉबिंग, लंचेस, और फिर रिटायर्ड ईआईसी ऑफिशियल्स नबॉब्स, जो इंडिया से ढेर सारा पैसा कमाकर ब्रिटेन लौटे थे, उन्होंने रॉटन बरोज खरीदकर पार्लियामेंट में सीट जीतना शुरू कर दिया। रॉटन बरोज ये क्या थे? ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां बहुत कम वोटर्स होते थे, तो उन्हें कंट्रोल करना आसान था। बाय द 1780s पार्लियामेंट का लगभग 1/4 हिस्सा ईआईसी से लौटे हुए लोग थे। और फिगर्स बताते हैं कि एक टाइम पर 2/3 एमपीज के पास ईआईसी के शेयर्स थे। उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो स्टेट वर्सेस कंपनी, ये कॉन्फ्लिक्ट तो सदियों पुराना है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर टाइड टर्न हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1780 एक टर्निंग पॉइंट था, जब ब्रिटिश क्राउन ने ईआईसी को बेल आउट देने के बदले कंपनी में हिस्सा लिया, थोड़ा कंट्रोल बढ़ाया, और फाइनली अर्ली 19th सेंचुरी में ईआईसी की ट्रेड मोनोपोली टूट गई। इसमें दूसरे ट्रेडर्स की लॉबिंग का भी हाथ था। जबरदस्त लॉबिंग थी, खासकर वो जो ल्यूक्रेटिव ओपियम ट्रेड में घुसना चाहते थे। कंपैटिटर्स लाइक जार्डीन मैथेसन, जो हांगकांग से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत पुश किया। इवेंचुअली बाय द 1840s एआईसी ने अपने ट्रेडिंग राइट्स पूरी तरह खो दिए और इफेक्टिवली सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी बनकर रह गई, इंडिया को एडमिनिस्टर करते हुए। हाँ, और इसी गवर्नेंस रोल में उन्होंने ओवररीच भी किया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है डिजास्ट्रस फर्स्ट अफगान वॉर 1839 से 42। दे लॉस्ट एन एंटायर आर्मी ट्राइंग टू कंट्रोल अफगानिस्तान, वो फेमस रिट्रीट फ्रॉम कबूल। हाँ, जिसमें कहा जाता है सिर्फ एक सर्वाइवर, डॉक्टर ब्राइडन, लौटा था। वही उनका प्लान था, इंडस रिवर को भी गंगेस की तरह एक ब्रिटिश ट्रेड हाईवे बनाना सेंट्रल एशिया तक, बट इट फेल्ड स्पेक्टैकुलरली। ये हार ईआईसी की मिलिट्री प्रेस्टीज पर एक बहुत बड़ा धक्का थी 1857 से पहले ही। तो ये ईआईसी की वीकनिंग सिचुएशन थी लंदन में और फ्रंटियर पर। लेकिन इसका असर जमीन पर, खासकर उस वक्त के हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में कैसा था? लेट्स ट्रैवल बैक टू दिल्ली, से अराउंड 1803। हाँ, 1803 में ईआईसी ने बैटल ऑफ दिल्ली में मराठास को हराकर इफेक्टिवली मुगल एम्परर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उस वक्त एम्परर थे बहादुर शाह जफर। उनके नाम का मतलब विक्ट्री था, जो काफी आयरॉनिक है उनकी सिचुएशन देखते हुए। ही वॉज द लास्ट मुगल। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जफर की मिलिट्री या फाइनेंशियल पावर तो मतलब ऑलमोस्ट जीरो थी। वो टेक्निकली दिल्ली भी पूरा रूल नहीं करते थे, ब्रिटिश रेजिडेंट ही अहम था। लेकिन कल्चरली ही वाज इमेंसली सिग्निफिकेंट। एब्सोल्युटली। जफर एक अकम्प्लिश्ड पोएट थे और आर्ट्स के बड़े पैट्रन। उनके दरबार के टाइम को उर्दू पोइट्री का गोल्डन एज माना जाता है। दिल्ली उस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल नहीं,
बल्कि कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी नॉर्थ इंडिया की। उस दौर के जाइंट्स थे, पोएट्स लाइक ज़ौक, जो पोएट लॉरिएट थे, और मिर्ज़ा गालिब, जिनका नाम तो आज भी सब कॉन्टिनेंट में अदब से लिया जाता है। हाँ, गालिब की पर्सनैलिटी उनके लेटर्स में खूब झलकती है। एक मशहूर किस्सा है जब उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा जिसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी। गालिब एसेंशियली टोल्ड हिम टू गेट ओवर इट। रियली? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा, द वाइज फ्लाई सेटल्स ऑन द शुगर एंड नॉट ऑन द हनी। गिव थैंक्स टू गॉड फॉर योर फ्रीडम एंड डू नॉट ग्रीव। टेक अ न्यू वुमन विथ ईच रिटर्निंग स्प्रिंग, फॉर लास्ट ईयर्स एल्मनैक इज अ यूजलेस थिंग। डेफिनेटली अ मैन ऑफ हिज टाइम्स। वाओ, थोड़ा हार्श लगता है आज के हिसाब से, बट डेफिनेटली मेमोरेबल। और ये सिर्फ पोएट्री तक सीमित नहीं था। दिल्ली एक मेजर लर्निंग सेंटर भी था। वहाँ के मदरासाज का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, हेनरी स्लीमन, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इंडिया के मुस्लिम्स में एजुकेशन शायद दुनिया की किसी भी कम्युनिटी से ज़्यादा डिफ्यूज थी। इट्स फैसिनेटिंग कि स्लीमन ने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से कंपेयर किया था। Was it really that widespread या फिर सिर्फ एलीट तक ही था? उनका कंपैरिजन शायद करिकुलम के स्कोप पर ज्यादा था। ग्रामर, रिटोरिक, लॉजिक, जो उस वक्त यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में भी फोकस था। एजुकेशन वाइड स्प्रेड थी इन द सेंस की एक्सेस था, और पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेजेस अरबिक और पर्शियन, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के लिए प्रैक्टिकल भी थी। तो हाँ, विद इन इट्स स्फीयर इट वॉज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड इन्फ्लुएंशियल सिस्टम। Delhi was truly a hub of culture, learning and sophisticated manners. और इसी कल्चरल रिचनेस के कॉन्टेक्स्ट में वो वाइट मुगल्स का फैसिनेटिंग फेज आता है। शुरुआती ब्रिटिश ऑफिशियल्स मुगल कल्चर से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने इंडियन कस्टम्स, ड्रेस, लाइफस्टाइल सब अपना लिए। हाँ, वो लोकल महिलाओं से शादी करते थे, उनके एंग्लो इंडियन बच्चे होते थे। सर डेविड ऑक्टलोनी, दिल्ली के पहले ब्रिटिश रेजिडेंट, के बारे में कहा जाता है कि उनकी 13 इंडियन वाइव्स थीं। हर एक के पास अपना हाथी था। 13 वाइव्स, हर एक के लिए हाथी। इनक्रेडिबल। और उनके असिस्टेंट थे विलियम फ्रेजर। उन्होंने फेमस फ्रेजर एल्बम कमीशन किया, जो कंपनी स्कूल पेंटिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंडियन आर्टिस्ट्स यूजिंग वेस्टर्न टेक्निक्स। इसका कोई सॉलिड प्रूफ भी है? मतलब ये इंटीग्रेशन कितना गहरा था? बिल्कुल। विल्स में एक स्टडी के मुताबिक 1780s में हर 3 में से एक ब्रिटन अपनी विल में इंडियन वुमन या एंग्लो इंडियन चिल्ड्रन के लिए प्रोविजन छोड़ रहा था। ये एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन दिखाता है। लेकिन फिर सब बदल गया। What's fascinating here is how quickly this cultural mixing faded. हाँ, जैसे जैसे ब्रिटिश पावर कंसोलिडेट हुई, वैसे वैसे रेसिज्म और कल्चरल एरोगेंस बढ़ा। वो इंटीग्रेशन वाला फेज खत्म होने लगा। जो विल्स का स्टेटिस्टिक आपने बताया, वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ। 1780s में 1/3 से 1840s तक ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया। जीरो? ऑलमोस्ट जीरो। इंडियन फैमिलीज का जिक्र लीगल डॉक्यूमेंट से गायब हो गया। तो ये सिर्फ बदलता हुआ एटीट्यूड था या बदलते हुए पावर डायनामिक्स का नतीजा कि अब कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं रही? दोनों इंटरकनेक्टेड थे आई थिंक। पावर ने एरोगेंस को फ्यूल किया और एरोगेंस ने सेपरेशन को जस्टिफाई किया। डेली शेड्यूल्स भी अलग हो गए। ब्रिट सुबह जल्दी उठकर काम करते, मुगल्स रात की महफिलों के बाद देर से उठते। बाय द 1830s ये हनीमून पीरियड, ये कल्चरल एक्सचेंज का दौर एसेंशियली ओवर हो गया था। एक क्लियर डिवाइड आ गया था। इस बदलाव में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी का राइज। पहले ब्रिटिश स्कॉलर्स जैसे विलियम जोन्स थे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स को एडमायर करते थे। हाँ, महाभारत को इलियट से कंपेयर करते थे। राइट। लेकिन 19th सेंचुरी में एटीट्यूड बदला। अब हिंदुइज्म और इस्लाम को पुअर बिनाइटेड हीदन्स की फूलिश फेबल समझा जाने लगा। कुछ ने तो कहा ये सेटन स्पीकिंग है। बिल्कुल। और दिल्ली में ये अप्रोच रेवरेंड जेनिंग्स जैसे मिशनरीज के साथ आया। उन्होंने रेड फोर्ट के पास प्रिंटिंग प्रेस लगाकर हिंदू और इस्लामिक बिलीफ्स को ओपनली कंडेम करने वाले ट्रैक्ट्स छापने शुरू कर दिए। और क्रिटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे लोगों की नज़र में इन मिशनरीज से एसोसिएट हो गई। हाँ, उन्हें ऑफिशियल रेजिडेंसेस दिए गए, कंपनी ट्रांसपोर्ट यूज करने की परमिशन मिली। आम हिंदुस्तानी के लिए कंपनी और मिशनरी एक्टिविटीज में फर्क करना मुश्किल हो गया। इससे ये डर फैला कि कंपनी जबरदस्ती लोगों का धर्म बदलना चाहती है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवाना चाहती हैं। इसी एटमॉस्फेयर में अजीमुल्ला खान जैसे लोग भी थे। करेक्ट, जो लंदन गए थे, हाई सोसाइटी में घूमे, लेकिन वापसी पर क्राइमिया में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को रशियन से हारते हुए देखा। उन्हें लगा कि ब्रिटिश इनविंसिबल नहीं है, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है।
ये भी एक फैक्टर बना। और फिर आया वो इमीडिएट स्पार्क जिसने आग लगा दी, द ग्रीस्ड कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी, नई एनफील्ड राइफल। हाँ, एनफील्ड राइफल। इसकी बैरल में राइफलिंग थी, स्पाइरल ग्रूव्स, जिससे बुलेट स्पिन होकर ज्यादा एक्यूरेट जाती थी। लेकिन इसको लोड करने के लिए कार्ट्रिज के पेपर को ग्रीस करना जरूरी था ताकि वो बैरल में स्मूथली फिट हो। और लोडिंग प्रोसेस में सिपोए को कार्ट्रिज का टॉप दांत से काटना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था। एग्जैक्टली यहीं से बाइट द बुलेट फ्रेज पॉपुलर हुआ। टेक्निकल रीजन तो वैलिड था, लेकिन इसका रिलीजियस इम्प्लीकेशन एक्सप्लोजिव था। रूमर्स फैले कि जो ग्रीस यूज हो रहा है उसमें पिग फैट, सुअर की चर्बी, और काऊ फैट, गाय की चर्बी है, जो मुस्लिम्स के लिए हराम और हिंदुओं के लिए कास्ट पोल्यूट करने वाला था। बिल्कुल। इसका मतलब था पोटेंशियली रीइंकार्नेशन के साइकिल से ही बाहर हो जाना, एक अनइमेजिनेबल और भयानक अंजाम उस वर्ल्ड व्यू के हिसाब से। तो क्या ये कार्ट्रिजेस सच में इशू किए गए थे वाइडली, या सिर्फ रूमर था? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एविडेंस सजेस्ट्स कि शायद ये एक्चुअल में ज्यादा इशू नहीं किए गए थे फ्रंटलाइन ट्रूप्स को इस कंट्रोवर्सी के बाद, लेकिन अफवाहें, रूमर्स फॉरेस्ट फायर की तरह फैली, और ये इशू बिल्कुल फिट बैठा उस एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर में जहां रिलीजियस टेंशंस पहले से हाई थे और फोर्स्ड कन्वर्जन का डर ऑलरेडी वाइड स्प्रेड था। तो ये सिर्फ एक कार्ट्रिज का मसला नहीं रहा? नहीं, इट बिकेम अ पोटेंट सिंबल ऑफ अ परसीव्ड ब्रिटिश अटैक ऑन इंडियन रिलीजन्स एंड कल्चर। द फ्लैश पॉइंट आया मीरठ में, May 10th and 11th, 1857। कुछ सीनियर सिपॉयज जिनमें अफगान वॉर वेटरन्स भी थे, उन्हें ये नए कार्ट्रिजेस यूज करने का ऑर्डर मिला। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्हें कोर्ट मार्शल करके जेल भेज दिया गया। उसी रात उनके साथियों ने जेल तोड़कर उन्हें छुड़ा लिया, अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला किया और उन्हें मार डाला। इंटरेस्टिंगली, मंगल पांडे का नाम, जो आज 1857 के पहले शहीद माने जाते हैं, उस वक्त दिल्ली में शायद ही कोई जानता था। नहीं जानता था। उन्हें बाद में वीडी सावरकर ने अपनी राइटिंग्स में एक पैन इंडियन हीरो की तरह पॉपुलराइज किया। मीरठ के बाद ये रेबल सिपॉयज सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े। हाँ, अगली सुबह वो यमुना पार करके दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने शहर में मौजूद यूरोपियंस और इंडियन क्रिश्चियंस को ढूंढ कर मारा। सडनली ये सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी नहीं रही, इट स्नोबॉल्ड इनटू अ पॉपुलर अपराइजिंग। एक सिग्नल चला गया था। और आयरनी ये थी, जैसा आपने पहले कहा, कि आर्मी जो प्रिडोमिनेंटली हिंदू थी, मोस्टली ब्राह्मण्स और राजपूत्स, वो दिल्ली आई थी एक मुस्लिम मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर करने के लिए। बहुत स्ट्राइकिंग आयरनी है। द स्केल वॉज इमेंस। बंगाल आर्मी के करीब 1,69,000 सोल्जर्स में से लगभग 1,39,000 ने रेबल किया, और उनमें से करीब 1 लाख दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, जफर 82 साल के थे, एक पोएट, नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। वो इस सिचुएशन में लीडर बनने के लिए रिलक्टेंट थे, बहुत रिलक्टेंट। और रेबल रेजिमेंट्स के बीच कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी। हर रेजिमेंट अपने ऑफिसर्स के प्रति लॉयल थी, कोई दूसरे की नहीं सुनता था। शुरू में वो अपने साथ काफी एम्यूनिशन लाए थे, लेकिन वो जल्दी खत्म होने लगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कमी थी, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इंडियंस को सूबेदार के रैंक से ऊपर प्रमोट नहीं करना है। करेक्ट, जो एसेंशियली सार्जेंट लेवल था। तो एक्सपीरियंस्ड हाई लेवल कमांडर्स नहीं थे। दिल्ली में हथियार बनाने की कोशिश हुई, लोकल फायर वर्क मेकर्स को इन्वॉल्व किया गया, बट इट वॉजंट इनफ। और जैसे जैसे सीज लंबा हुआ, शहर में फेमीन फैलने लगा। फिर ब्रिटिश रिस्पॉन्स आया। हाँ, क्रूशली टेलीग्राफ लाइंस काम कर रही थी। मीरठ की खबर फौरन लाहौर पहुंच गई। वहां के अलर्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जल्दी से लोकल बंगाल आर्मी यूनिट्स को डिसार्म कर दिया बिफोर दे कुड रिबेल। फिर उन्होंने पंजाब और फ्रंटियर से नई फोर्सेस रिक्रूट करना शुरू किए, सिख्स और पश्तून्स। सिख्स की लॉयल्टी के पीछे क्या रीजन था? एक पॉसिबल रीजन ये भी था कि वो उन्हीं पूर्बिया, ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल आर्मी सिपॉयज से बदला लेना चाहते थे, जिन्होंने एंग्लो सिख वॉर्स में ब्रिटिश की तरफ से उनके खिलाफ लड़ा था। इंपॉर्टेंटली, ज्यादातर बड़े इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कंपनी के लॉयल रहे, और यह अपराइजिंग लार्जली विंध्यास के नॉर्थ तक ही सीमित रही। साउथ इंडिया मोस्टली अनअफेक्टेड रहा। कानपुर मैसेकर का जिक्र भी आता है। हाँ, कानपुर में ब्रिटिश सिविलियंस का ब्रूटल मैसेकर हुआ था, वो रियल था। लेकिन वाइड स्प्रेड रेप की स्टोरीज जो फैली, वो मोस्टली प्रोपेगेंडा थी। जब ब्रिटिश ने कंट्रोल रीगेन किया, उनके रिप्राइजल्स भी उतने ही ब्रूटल थे। लोगों को जबरदस्ती उनके सामने मारे गए, ब्रिटिश का खून चटवाया गया, और रेबल्स को टोपों से बांधकर उड़ाया गया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, द साइकिल ऑफ वायलेंस बिकेम इनक्रेडिबली विशियस ऑन बोथ साइड्स। दिल्ली का सीज कई महीने चला,
ब्रिटिश फोर्सेस ने शहर के बाहर स्ट्रेटेजिक रिज पर पोजीशन ले ली थी। सितंबर 1857 में फाइनल असॉल्ट शुरू हुआ। कश्मीरी गेट पर भयानक लड़ाई हुई। हाँ, जिसे ब्रिटिश ने फाइनली ब्लो अप करके ब्रीच किया। लेकिन रेबल्स ने, जिनके पास अब खोने को कुछ नहीं था, 5 दिन तक स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हाउस टू हाउस अनबिलीवेबल रेजिस्टेंस दिखाया। ब्रिटिश सिर्फ कुछ 100 यार्ड्स ही आगे बढ़ पाए थे। इट रियली कुड हैव गॉन आइदर वे। फिर एक सोलर इक्लिप्स हुआ। कहा कि सामने के रेबल ट्रेंचेस खाली हैं। रेबल्स रात में भाग गए थे, शायद इसे एक बुरा शगुन ओमेन मानकर। इसके बाद ब्रिटिश का कब्जा तेजी से हुआ। और उसके बाद लूट और मैसेकर। हाँ, एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर एडवर्ड वाइबर्ड ने लिखा, "The orders went out to shoot every soul. It was literally murder." रिचर्ड बार्टर, एक और ऑफिसर, ने चांदनी चौक से गुजरते हुए वहां की हॉरिफिक स्टेट डिस्क्राइब की। फूली हुई लाशें, अनबेरेबल बदबू। दिल्ली को सिस्टमैटिकली लूटा गया। और जफर का क्या हुआ? जफर ने हुमायूंस टूम में सरेंडर कर दिया, इस शर्त पर कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। उनका ट्रायल हुआ रेड फोर्ट में। वो तब तक एक पूरी तरह टूटे हुए इंसान थे। उनके बेटों और पोतों को उनके सामने मार दिया गया था। ट्रायल के दौरान वो बस चुपचाप बैठे रहते थे। उन्हें पेन और पेपर मना था, तो वो जेल की दीवारों पर जली हुई लकड़ी के कोयले से गजलें लिखते रहते थे। बहुत ट्रैजिक। ये जो ब्रूटल ब्रिटिश रिप्राइजल था, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला, इसे उस दौर में डेविल्स विंड कहा गया। जफर की एक आखिरी गजल है जिसकी कुछ लाइंस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है: Delhi was once a paradise where love held sway and reigned, but its charms lie ravished now and only ruins remain. No tears were shed when shroudless they were laid in common graves. My life now gives no ray of light. I bring no solace to heart or eye. Out of dust to dust again, of no use to anyone am I. बहुत poignant. बहुत। द इमीडिएट आफ्टरमाथ वाज स्टार्क एंड क्लियर। मुगल डायनेस्टी का हमेशा के लिए अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया। पार्लियामेंट ने उसे डिसॉल्व कर दिया। अब इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। ये थी द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज। तो the end of an era, several eras actually. So what does this all mean? It meant a complete fundamental transformation of power structures, administration, and the relationship between Britain and India. तो हमने देखा EIC का ग्रेजुअल डिक्लाइन कल्मिनेटिंग इन इट्स डिसोल्यूशन, दिल्ली की इनक्रेडिबल कल्चरल हाइट्स और फिर उसकी डेविस्टेटिंग डिस्ट्रक्शन, 1857 अपराइजिंग की मल्टी लेयर्ड कम्प्लेक्सिटीज जिसमें रिलीजियस एंग्जाइटीज, सिपॉय ग्रीवेंसेस, एरिस्टोक्रेटिक एम्बिशंस और पॉपुलर एंगर सब मिले हुए थे, और फाइनली द इम्पोजिशन ऑफ द ब्रिटिश राज, एक पूरा शिफ्ट। बिल्कुल। एक फाइनल थॉट इस पर छोड़ते हैं। 1857 की कहानी, खास तौर पर वो शुरुआती ऑलबीट ब्रीफ अलायंस, जहां प्रेडोमिनेंटली हिंदू सिपॉइज ने एक मुस्लिम मुगल एम्परर को अपना सिंबॉलिक लीडर चुना। हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आज इंडियन हिस्ट्री और आइडेंटिटी की कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह चैलेंज या कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इट सर्टनली क्वेश्चंस द नीट, ऑफन रिलीजियसली डिफाइंड कैटेगरीज वी समटाइम्स यूज टू लुक बैक एट द पास्ट। कुछ सोचने के लिए। डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी है जिसे समझना जरूरी है। इस गहरी छानबीन में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।